नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका 12वां सत्र है जो कि जनवरी 28, 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। दोस्तों, एक बार और बोली जाती है कि ये पूरा मटेरियल जो लॉ ऑफ वन का है ये सबके लिए फ्री है। तो यदि कोई व्यक्ति इसका निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है तो वो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। तो खैर, हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम तुम्हारा स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मुझे आज दोपहर हेनरी पुहारिक का फोन आया था। अगले महीने वो यहाँ आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह संभव है कि वे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। माइकल डी ओब्रानोविक, जिन्हें जॉर्ज हंट विलियमसन के नाम से भी जाना जाता है, वह भी आजकल यही हैं। क्या यह सही होगा यदि वे भी हमारे साथ इस ग्रुप में आ जाएं? तो दोस्तों, पहले ये जानना ज़रूरी है हेनरी पुहारिक और जॉर्ज हंट विलियमसन कौन है। दोस्तों, ये हेनरी पुहारिक भी और जॉर्ज हंट विलियमसन भी, ये दोनों के दोनों व्यक्ति अपने यूएफओ की रिसर्च के अंदर पहले काफ़ी रिसर्च की है इन लोगों ने, और इनकी भी काफ़ी रोचक किताबें हैं। एक जो हेनरी पुहारिक की किताब है उसका नाम है यूरी, URI, और जॉर्ज हंट विलियमसन की दो किताबें हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई थी, काफ़ी मतलब लोगों ने पढ़ी भी थी। उसका नाम था द सॉसर्स स्पीक और द अदर टंग्स एंड फ्लैशेस। तो हम आपको इसको हिंदी में टाइप करके बता देते हैं कि इनके नाम क्या हैं। तो दोस्तों, यह नाम है उन किताबों के। पहली वाली है यूरी, आंड्रिया पुहारिक की, और दूसरी है अदर टंग्स एंड फ्लैशेस, जॉर्ज हंट विलियमसन की, और एक और है इनकी द सॉसर्स स्पीक, जॉर्ज हंट विलियमसन। इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी किताबें रिलीज़ की थी, परंतु यह काफ़ी रोचक किताब है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप देख सकते हैं, यह आपकी फ्री विल है। तो खैर, इसके जवाब में रा कहते हैं, यह दोनों व्यक्ति वर्तमान में अभ्यस्त अट्यून्ड नहीं है। उन्होंने अपने आप पर काम नहीं किया है, जिससे कि वह जागरूक नहीं है। इसका कारण है समय की कमी, जिससे आप व्यस्तता कहते हैं। हम विनती करते हैं, यदि वह थोड़ा समय चिंतन के लिए निकालें, अपने पे काम करें, तो आप यह प्रश्न दोबारा पूछ सकते हैं। मतलब अट्यून्ड का मतलब यहाँ पे, अभ्यस्त का मतलब दोस्तों यहाँ पर है कि उन्होंने मेडिटेशन करके अपने ऊपर काम नहीं किया है, तो वो एक सिंगल दिशा में नहीं सोच सकते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा चिंतन, कंटेम्पलेशन होता है सही गलत तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन वही ध्यान अवस्था में बैठकर अपने ऊपर काम करना। तो खैर, आगे रा कहते हैं, आपका यह समूह कार्ला की कंपनता के लिए संतुलित है। इसका पहला कारण है कि आप कार्ला से रोजमर्रा जीवन में मिलते रहते हैं। दूसरा कारण है कि आप तीनों मिलकर साथ में ध्यान अवस्था में भी जाते हैं, मतलब ध्यान भी करते हैं। तीसरा कारण है कि आप तीनों अकेले में भी ध्यान तथा चिंतन करते हैं। इस कारण से आपका समूह काफी प्रभावी है। तो दोस्तों, इसके लिए ध्यान अवस्था में जाना काफी जरूरी होता है। अपने ऊपर काम नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। हम पिछले सत्र को जारी रखते हैं। आपने पहले बताया था कि ओरियन के लड़ाके यहाँ पर रथ से आते हैं। क्या आप इस रथ का वर्णन कर सकते हैं? दोस्तों, यहाँ पे जो रथ बोला जा रहा है वो स्पेस क्राफ्ट को ही बोला जा रहा है, जिनको हम लोग यूएफओ बोलते हैं, क्योंकि रा ने पहले ही बोल दिया था कि जिनको तुम यूएफओ बोलते हो, तो हम तो यूएफओज में आते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है रथ का इस्तेमाल यूज किया है, क्योंकि वह जानते हैं कि हमारे मतलब धर्मों में भी जैसे हम लोगों को बताया गया, हम अगर रामायण की बात करें, हम महाभारत की बात करें, तो रथों की बात होती थी, है ना। तो आपको याद होगा शायद, रामायण में ऊपर से क्या कहते हैं, दूत आते हैं और वो कहते हैं कि यह रथ आपके लिए इंद्रदेव ने भेजा है और यह रोशनी की गति से भी तेज चलता है। तो यहाँ पर उसी तरीके रथों की बात हो रही है। तो खैर, रा आगे कहते हैं, रथ शब्द का इस्तेमाल आपके लोगों में युद्ध में होता है। इसका यही मतलब है। ओरियन के यान या आकार कई तरह के होते हैं। पहला लंबा तथा अंडाकार होता है, जो चांदी से गहरे रंग का होता है। यदि रोशनी में देखें तो धात्विक यानी मेटालिक होता है।
यानी मेटल का होगा, जो भी होगा। जैसे हमारे यहाँ पे चीजें बनती है ना मेटल से, हाँ, सिल्वर कलर का हो गया या फिर थोड़ा सा गाढ़े कलर रंग का हो गया, होगा मेटल। और उसकी लाइटें भी जो होंगी ना, वो ऐसी होंगी जैसे कि इनकी लाइट इस तरीके की होगी कि आपको लाइट देख के पता चल जाएगा कि आर्टिफिशियल लाइट है, ठीक है ना। और जो जो महासंघ के होते हैं, जो रचयिता के द्वारा भेजे होते हैं ना, वो प्योर रोशनी के होते हैं एकदम। आपको लगेगा जैसे तारे तारे की तरह होंगे। बड़े हो जाएंगे तो भी तारे की तरह गोल या किसी भी तरीके के हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो रोशनी होगी ना, या तो सूरज के जैसी रोशनी टाइप के होंगे या तारों के जैसे दिखने वाले होंगे। बस यही फर्क है दोनों के अंदर। एक मेटल के बनाते हैं आर्टिफिशियल, और दूसरे प्योर जो रचयिता की बनाई हुई ये जो पूरी रचना है, इसमें से ही खींच के और फिर उसके अंदर ये उसका ध्यान अवस्था में जाकर इसी में से ही बना लेते हैं अपना अपना पूरा का पूरा क्राफ्ट। तो दोनों के अंदर फर्क इसी तरीके से पता चलता है। और यदि आप इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानना चाहें तो एक व्यक्ति जिनका नाम हम बार बार लेते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर स्टीवन ग्रेयर। यदि आप चाहें तो उनकी 4 डॉक्यूमेंट्री हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उन डॉक्यूमेंट्री के नाम है, पहली डॉक्यूमेंट्री का नाम है सीरियस, SRIUS। दूसरी का नाम है अनएक्नॉलेज्ड। तीसरी का नाम है क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द फिफ्थ काइंड। और चौथी का नाम है अबव टॉप सीक्रेट, जो कि अभी अभी रिलीज हुई थी। तो यह आपकी इच्छा है यदि आप इन्हें देखना चाहें या ना देखना चाहें। तो खैर, आगे रा कहते हैं, यदि रोशनी में देखें तो धात्विक यानी मेटालिक होता है, देखने में मेटल जैसा होगा। फिर कहते हैं अंधेरे में देखने पर यह लाल या कुछ अलग आग की तरह दिखते हैं। अन्य यानों में पहला यान तश्तरी के आकार का होता है तथा छोटा होता है। इसका व्यास यानी डायमीटर लगभग 12 फीट होता है। दूसरी तरह का यान डिब्बे यानी बॉक्स की आकार का है, जिसका एक किनारा लगभग 40 फीट का होता है। तीसरे तरह का यान सोच द्वारा नियंत्रित यानी तंत्र, थॉट कंट्रोल मैकेनिज्म। तो ये सोच से बनते हैं, इनके ये भी सोच से बना सकते हैं, जैसा चाहे उसको वैसा रूप दे सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल करके इच्छा अनुसार आकार लेने में भी सक्षम होता है। इस समूह में कई तरह की सभ्यताएं काम करती हैं। इनमें से कुछ सभ्यता अनंत बुद्धिमानिता का इस्तेमाल करके दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। यह जानकारियां बहुत कम ही साझा की जाती हैं, इसलिए यान के आकार और रूप काफी अलग अलग हो सकते हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या ओरियन के लड़ाकों को यहाँ आने से रोकने के लिए परिषद यानी महासंघ के द्वारा किसी तरह के प्रयास किए जाते हैं? तो रा कहते हैं, किसी ग्रह को क्वारंटीन करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। यानी कि दोस्तों, आपको याद होगा जैसे हमने कहा था ना, वो बाहर से एक लक्ष्मण रेखा सी बना दी जाती है, पूरे ग्रह को उससे कवर किया जाता है, जिसको हम वैसे तो हम ओजोन लेयर बोलते हैं, लेकिन वो पूरी रोशनी की बनी होती है, बाहर हमें दिखती नहीं है। और आपको हमने एक बार कहा भी था कि भाई सूरज जो है वो गर्मी नहीं देता है। सूरज क्या करता है? सूरज केवल रोशनी फेंकता है अपनी तरफ से। होता क्या है, हमने आपको 4 वो बताई थी, क्या कहते हैं, फील्ड बताई थी जो इस ग्रह के चारों ओर लगाई जाती हैं। वो है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है ना, तो उनके अंदर के जो कण कण होते हैं ना, वो आपस में घिसने लग जाते हैं। और जब वो घिसने लग जाते हैं तो उससे होती है गर्मी पैदा। यदि आप अपने हाथों को घिसें, आपने मान लीजिए कितने भी ठंडे पानी में हाथ डाले हो, अभी अगर आप अपने हाथों को घिसेंगे तो आप देखेंगे कि हाथ धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गए हैं। तो वो भी एक तरीके से आप यही कर रहे होते हैं। आपके हाथों के जो कंकड़ है ना, जो कण कण में जो कहते हैं ना भगवान, जब आप उनको घिसते हैं ना, तो उससे ये गर्मी पैदा होती है। तो खैर, आगे रहा कहते हैं कि हालांकि संरक्षकों यानी गार्जियंस के समूहों के द्वारा किसी भी स्तर पर गश्त लगाया जाए या कोई भी तरीका अपनाया जाए, तब भी वो सभी को क्वारंटीन भेजने से नहीं रोक सकते। यदि यह अनुरोध आकाश प्रेम में किया जाता है तो वह एक कानून की रजामंदी के अंदर आ सकता है। यदि अनुरोध नहीं किया जाता है तो नेट थोड़ा खिसक जाता है, तब इस नेट से भेदन यानी पेनिट्रेशन हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि लगता कानून का तो पालन हो रहा होता है यहाँ पे, क्योंकि फ्री विल है। फ्री विल मतलब इस ग्रह पे जितने भी लोग रहते हैं भैया, उनकी इच्छा है, ठीक है ना, वो अपनी जिंदगियां यहाँ जी रहे हैं, अपने अपने लेसन ले रहे हैं। पर और ये उसी वजह से लगाई जाती है कि भाई आप अपने लेसन ले सको आराम से, कोई बाहर का यहाँ पे आके वो गतिविधि ना करे। परंतु ये जितने भी वो होता है ना, ये पेट्रोलिंग, इसे इंग्लिश में पेट्रोलिंग बोलते हैं, गश्त लगाई जाती है ये। तो जब ये गश्त लगाई जाती है ना पूरे ग्रह पे, तो कहां से घुस जाए ना कुछ कह नहीं सकते। परंतु ये घुसने का भी एक तरीका होता है, जो आगे रा ने कहा है कि अनुरोध अगर कोई अंदर से कर दे,
ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि भाई सीता बाहर निकल के चली गई, इस वजह से हुआ हरण। तो कहता है, और यही उल्टा भी लगता है कि जी अंदर ग्रह से कोई बुला ले तो भी आ सकते हैं ये, क्योंकि खिड़की खुल जाती है। इसमें एक चीज होती है खिड़की, वो खुल जाती है। जैसे इन्होंने कहा ना यहाँ पे कि जी नेट थोड़ा खिसक जाता है, तो खिड़की सी होती है, वो खुल जाती है, वो खुल जाती है, उस खिड़की में से आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। जो जिसको बुलाना चाहे वो उसको बुला सकता है, चाहे फिर वो ओरियन के हों या महासंघ के हों। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, यह अनुरोध कौन करता है? तो रा कहते हैं, आपका सवाल अस्पष्ट है, कृपया दोबारा पूछिए। तो अगला सवाल डॉन कहते हैं, मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि परिषद यानी कन्फेडरेशन यानी महासंघ कैसे ओरियन के रथ को क्वारंटीन के अंदर आने से रोकती है, उनकी क्या कार्यवाही होती है? तो रा कहते हैं, यह संपर्क प्रकाश रूप या प्रकाश के शरीर वाले लोगों के स्तर पर होता है, जो कि संरक्षकों गार्जियंस की कंपनता पर निर्भर करता है। यह कार्य वह संरक्षक करते हैं जिनके शरीर प्रकाश के बने होते हैं तथा वे अलग अलग कंपनता में कांप रहे होते हैं। यदि कोई इकाई यानी कोई व्यक्ति या कुछ भी पृथ्वी की ऊर्जा क्षेत्र के करीब आने की कोशिश करता है तो संरक्षक तुरंत ही उनके पास पहुंच जाते हैं तथा उनका स्वागत इस एक अनंत रचयिता की नाम पर करते हैं। फिर उन्हें प्रेम और प्रकाश में नहलाया जाता है और बताया जाता है कि इस ग्रह के लोगों की स्वतंत्र इच्छा का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ एक के कानून के शक्ति के द्वारा क्वारंटीन लगा रखी है। तो दोस्तों ये ऐसे होता है कि क्वारंटीन तो लगा रखी है, और जब कोई आएगा इसके अंदर तो उसको पहले इसी रोशनी के अंदर नहलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तू अंदर घुस रहा है तो क्यों घुस रहा है और तेरा उद्देश्य क्या है। तो उसको अगर वो रचयिता की उससे आया होगा, मतलब रचयिता के बनाए हुए कानूनों का पालन करता है तो ठीक है, वरना उसके साथ फिर बहसबाजी हो जाती है। अब आप देखना क्या होता है। तो डॉन कहते हैं, यदि उन्होंने पकड़े जाने के बाद भी क्वारंटीन का पालन नहीं किया तो उनका क्या होता है? तो रा कहते हैं, पकड़े जाने के बाद भी यदि वह क्वारंटीन का पालन ना करें तो वैसा ही होगा जैसे कि एक ठोस ईंटों की दीवार पार करने पर होता है, यानी वह अंदर आने में असमर्थ होगा। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से होता है, कोई बाहर से अगर अंदर आ जाए ना बिना बुलाए, यहाँ पर बात ये नहीं हो रही कि बुलाए या ना बुलाए, यहाँ पर हो रहा है बिना बुलाए। अगर कोई बिना बुलाए जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है ना अगर अंदर, तो ये जो क्वारंटीन लगी होती है ना, इसमें बिल्कुल ऐसा होता है जैसे गाड़ी लेके कोई किसी दीवार के अंदर घुस गया हो, और गाड़ी लेके दीवार के अंदर घुसेगा तो मरेगा ही, तो ऐसा हो जाता है उसके साथ। तो खैर अगला सवाल डॉन कहते हैं, उसके बाद उस इकाई या व्यक्ति का या जो भी चीज है उसका क्या होता है? यदि वह ऐसा करता है तो उसके रथ का क्या होता है? तो रा कहते हैं, रचयिता का भी एक ही अस्तित्व होता है, यानी वो भी एक बीइंग होता है, वो भी एक, तो हम तुम्हारी तरह ही है, वो सारा कुछ उसी के दिमाग में ही बना हुआ है ये। वे लोग जो क्वारंटीन के सीमा तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, उनके कंपनता का स्तर ऐसा होता है कि वे जैसे ही रचयिता के प्रेम प्रकाश की जाली या कह लो नेट को देखते हैं तो उस जाली को पार करना या कानून को तोड़ना असंभव हो जाता है। इसलिए कुछ भी नहीं होता है, कोई प्रयास नहीं होता है, वहां कोई विरोध नहीं होता है। सिर्फ वही लोग इस क्वारंटीन को भेदने में कामयाब होते हैं जो इस ग्रह के चारों तरफ लगी क्वारंटीन के भीतर कोई खिड़की खोजने में कामयाब हो जाते हैं। इन खिड़कियों के द्वारा वे अंदर आ जाते हैं। ये खिड़कियां काफी दुर्लभ और अप्रत्याशित अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है ना खिड़कियों की, कि एक अनप्रेडिक्टेबल होती है, मतलब पता नहीं कब खुल जाए। ये तब खुलती है जब धरती से कोई इन्हें बुलाए या धरती पे अफरा तफरी मच जाए, या किसी भी ग्रह पे अफरा तफरी मच जाए। हम धरती की ही बात क्यों करें, पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं। किसी भी ग्रह के लोगों की सोच अगर एक जगह नहीं चल रही है ना और उनके बीच में अफरा तफरी है तो ये खिड़कियां खुल जाती हैं फिर। तो खैर डॉन कहते हैं, क्या यह उसके लिए उत्तरदायी है जिसे हम यूएफओ फ्लैप्स कहते हैं? जब 1973 में बड़ी संख्या में यूएफओ दिखाए गए थे। तो दोस्तों यूएफओ फ्लैप्स होते हैं जब बहुत संख्या में लोगों को यूएफओ दिखने लग जाए, जगह जगह दिखने लग जाए। जैसा कि हमने कहा, यदि आप भी ध्यान अवस्था में जाकर इनको देखें और इनसे कहें कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम लेकिन आपका स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करना चाहते हैं, जो कि एक है, मतलब एक ही अनंत रचयिता है, बाकी कोई नहीं, कोई भैरूपिया वगैरह कुछ नहीं चाहिए, रचयिता ही चाहिए हमें, रचयिता के भेजे हुए चाहिए हमारे भाई बहन। तो जब आप ऐसे करते हैं ना और अगर अपने आकाशों में देखना शुरू करते हैं ना, तो आपको शायद ये दिख जाए, तारों की तरह चलते हुए दिखेंगे आपको ये। तो रा कहते हैं, हाँ यह सही है। तो डॉन अगला सवाल करते हैं, अच्छा उस समय जब आसमानों में इतने सारे यूएफओ दिखाए गए थे, क्या वे ओरियन समूह के थे? तो रा ने कहा, उनमें से कई यूएफओ जो आपने आसमान में देखे थे वे ओरियन समूह के ही थे। वे संदेश भेजते थे।
वह संदेश उन लोगों द्वारा भी ग्रहण किया जाता था जिनका झुकाव दूसरों की सेवा की तरफ होता था। इन संदेशों द्वारा उन्हें डराने की कोशिश की जाती थी कि आगे उन्हें काफी कठिनाई आने वाली है। वह बस डरा सकते हैं, बस इतना ही खुद की सेवा करने वाले कर सकते हैं जब उनका सामना दूसरों की सेवा करने वालों से होता है। तो दोस्तों ये होता है, डरा के काम करते हैं क्योंकि इनको ये पता है कि अच्छा, क्योंकि रचयिता तो प्रेम है ना, रचयिता प्रेम है, तो रचयिता का बिल्कुल विपरीत क्या हुआ, डर। तो वो कहते हैं जी डरा डरा के काम करेगा, ये डरा डरा के करेंगे काम, इस तरीके से होता है। या डराएंगे तुम्हें कि जी तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, तुम्हारे पास ये कठिनाई आएगी, तुम्हारे पास वो कठिनाई आएगी। तो जो कठिनाई आएगी तो आएगी भाई, अब क्या कर सकते हैं उसमें, जीवन है कठिन, वैसी कम कठिनाई है जीवन में, यहां जाओ तो कठिनाई, वहां जाओ तो कठिनाई, तो 2-4 कठिनाई और सही। तो इस तरीके से डरा के करते हैं ये। तो फिर आगे रहा कहते हैं, वही संपर्क ओरियन के समूह के लिए मददगार होता है जब संपर्क में आई इकाई खुद की सेवा करने वाली हो। मतलब इसका फायदा तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति जिसके दिमाग में ये मस्तिष्क में ये सारी चीजें भेजी गई हैं, वो ही डर सकता है इस चीज से जो कि खुद की सेवा के रास्ते पे चलने वाला हो, मतलब खुद के बारे में सोचता हो। तो आगे रहा कहते हैं, आपके आसमानों में कई इकाइयां विचार रूप थॉट फॉर्म में हैं जो कि सकारात्मक प्रकृति की हैं और परिषद यानी कन्फेडरेशन के ही यान हैं। इसके अलावा जो यान दिखाई देते हैं उन्हें आपकी सरकारों द्वारा बनाया गया होता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो कहानी हो रही है ना, कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए देख के कि भाई ये किसके हैं, हमारे वालों के हैं या ओरियन समूह के हैं या ये महासंघ के हैं, कोई नहीं बता सकता। लेकिन जिन्होंने खुद अपनी इच्छा से महासंघ से संपर्क बनाया होता है ना, वो देख के तुरंत बता देंगे ये किसके हैं। तो 3 तरीके के हो गए, एक हो गए ओरियन समूह के, एक हो गए महासंघ के, एक हो गए धरती पे बने हुए। तो यदि आपको ये ज्यादा जानना है, इसका बेहतर तरीका ये रहेगा कि आप स्टीवन ग्रियर जी की अगर वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, उन्होंने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज को। आपको शायद अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। 1972 में जब हेनरी पोहारिक इजराइल में थे तब उनका संपर्क किस समूह से हुआ था? तो रा कहते हैं, हम इस सवाल का उत्तर देने से खुद को रोकते हैं क्योंकि इस जवाब से हेनरी पढ़ सकता है जिसका प्रभाव उसके भविष्य में हो सकता है जो कि उसकी आजादी का उल्लंघन होगा। यह जरूरी है कि वह इस सवाल का जवाब अपने दिल से ही पूछे और स्वयं निर्णय ले। तो दोस्तों कि कोई भी आपको कहे ना फ्यूचर में जी ऐसा है वैसा है, तो इसमें भी आजादी का उल्लंघन होता है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या यह जवाब वहां भी लागू होगा जब 1962 में जिस समूह में मैं भी था उसका संपर्क किससे हुआ था? तो रा कहते हैं, इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है, आपके समूह का संपर्क कन्फेडरेशन से यानी महासंघ से ही हुआ था। तो डॉन कहते हैं, क्या उस समय उस क्षेत्र में कोई और यान भी थे? तो रा कहते हैं, वहां कोई यान नहीं थे, वहां केवल विचार रूप थॉट फॉर्म थे। दोस्तों विचार रूप जो होते हैं ना, वो पता कैसे होते हैं, हम कहते हैं क्रॉप सर्कल्स अगर आप देखोगे ना तो विचार के रूप ही होते हैं। मतलब आपके दिमाग में जो इमेज बनी उसे धरती पे कैसे उतारना है। तो ये तरीका जो होता है ना, इनका आपको याद होगा, रा ने कहा था कि यदि किसी से सोच में बात की जाए तो आप जैसा चाहे वो वैसा रूप ले सकता है, बस आग्रह करना होता है। ये नहीं कि तू कर दे मेरे लिए जबरदस्ती नहीं, प्रेम से बोलना होता है उससे कि तू ऐसे झुक सकती है या ऐसे कर सकता है, तो वो कर देता है। तो उस केस में होता क्या है, ये वाले क्राफ्ट भी जो होते हैं ना, ये आते हैं उन क्रॉप सर्कल्स के ऊपर। पहले तो वो खेती ही होती है, बस खेत के ऊपर घूमते हैं, उसको अपनी सोच में कहते हैं कि भाई ये हमारा विचार है, इसका रूप ले सकता है क्या? तो वो जो पत्तियां होती है ना, खुद ही झुक जाती हैं सारी की सारी और अपना एक रूप बना लेती हैं, और उस रूप को हम लोग क्रॉप सर्कल कहते हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, आपने जो ओरियन के लड़ाकों के बारे में बताया था, जब वे जाली से अंदर आते हैं तब वे तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह की सूचनाएं हमें देते हैं। हमें तकनीकी जानकारियों के बारे में तो पता है, परंतु वह किस तरह की गैर तकनीकी जानकारियां देते हैं जिससे वह संपर्क करते हैं? क्या मैं यह सही अनुमान लगा रहा हूं कि यह सब टेलीपैथिक संपर्क से होता है, यानी मस्तिष्क से मस्तिष्क द्वारा? तो रा कहते हैं, यह सही है। टेलीपैथी द्वारा खुद की सेवा करने वाले एक के नियम के दर्शन को तोड़ मरोड़ कर लागू करते हैं। उनके कुछ उन्नत समूहों में कुछ रिवाज और अभ्यास दिए जाते हैं और इसे लिखा जाता है, जैसे कि दूसरों की सेवा करने वाले लोग अपने गुरुओं की फिलॉसफी को लिखकर उसे लागू करते थे ताकि उसका उपयोग आगे की पीढ़ी में हो सके। खुद की सेवा करने वालों की फिलॉसफी होती है
कि किस तरह से दूसरों को भ्रमित किया जाए ताकि वे यह समझे कि वह दूसरे की सेवा कर रहे हैं, परंतु असल में वह खुद की ही सेवा कर रहे होते हैं। इस तरह उनका झुकाव खुद की सेवा करने वाले रास्ते की तरफ हो जाता है, परंतु वो ज्ञान नहीं पाते हैं तथा खुद ही अपनी आजादी उनको देकर गुलाम बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह सत्र काफी लंबा हो सकता है, तो इस सत्र को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और क्योंकि ये लंबा है तो इसको हम 2 भागों में करेंगे। और जैसा कि राह कहते हैं दोस्तों, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी, उसकी शक्ति और उसके प्रेम में, उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे भाइयों, आदने वासु। धन्यवाद।